नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। तो एक गुड न्यूज़ आया हुआ है कि HPCL ने इस साल नॉन गेट से मतलब गेट के एग्ज़ाम के बिना ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो अराउंड 200 वैकेंसीज आए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आज थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्या होगा सिलेबस इस एग्ज़ाम का, कैसा होगा पैटर्न और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या एग्ज़ाम का सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं जो हमको डिस्कस कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैंने HPCL के साइट से ही डाउनलोड किया हुआ है, और इसका जो एग्ज़ाम भी है ये भी मेरे को मिला है, देखिए आप लोग HPCL के साइट से ही। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिर चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट मतलब आज का वीडियो देखते हैं। एकदम लेक्चर बोल बोल के हैबिट हो गया है ना मतलब। तो देखिए ये क्या है हमारा, इन्होंने दिया हुआ है ये हमारा जो क्या बोलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें इन्होंने शुरुआत में तो अबाउट अस ये सब बोला है। ये जब इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू में जब हम लोग जाएंगे अच्छे से एकदम एग्जाम मतलब क्रैक करके, तब इंटरव्यू के लिए ये सब थोड़ा पढ़ लेंगे, है ना। मतलब पूछ लिए तो पता होना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, क्या काम कर रही है। अब सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है ये देखिए कब से है, मतलब है ना, ये कब से दिया हुआ है आपको 3 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक। लेकिन कोई भी इस डेट तक है ना वेट नहीं करेगा। मतलब पता लग रहा है कि 14 अप्रैल तक हम भरे ही नहीं, 15 अप्रैल को भर रहे, तो कोई भी इस डेट के लिए वेट नहीं करेगा। सब लोग भर लेंगे फास्ट फास्ट, है ना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है वेबसाइट वगैरह क्रैश वैश हो जाता है, तो उसके लिए वेट नहीं करना है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट है, जो भी मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग फटाफट एकदम फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन से स्ट्रीम इसके लिए एलिजिबल है। तो देखिए मैकेनिकल में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वैकेंसी 120 दिया हुआ है। इन्होंने 120 वैकेंसी निकाला है, सबसे ज़्यादा मैक में ही है। सैलरी ग्रेड तो E2 स्लैब में आप लोगों को दे रहा है। अब ये एज लिमिट लेके थोड़ा सा मतलब सब लोगों में आक्रोश है कि 25 क्यों दिए है। ठीक है, तो 25 मुझे भी लगता है मतलब थोड़ा सा कम है ना, 25 कम है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो लोग 2018 पास आउट है उन्हीं लोगों को लिया जा रहा है, 18, 19, 20 और 21। तो मेरे को लगता है कि ये 26 होना चाहिए था। ठीक है, 26 होना चाहिए था। तो 26 होता तो थोड़ा अच्छा होता। तो देखिए मैंने यहाँ पे मुंह भी बना दिया, मतलब सैड वाला फेस है ये मैक्सिमम एज की वजह से। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है यहाँ गलत हुआ है। 26 होता तो सही है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन से ब्रांचेस दे सकते हैं मैकेनिकल में, एक तो कोर मैकेनिकल और एक मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन जो ब्रांच है वो देंगे। अगर सिविल का बात करूं तो सिविल में सिर्फ 30 वैकेंसी है। ठीक है, और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग ही एक ही ऐसा ही स्ट्रीम है। अब रहा बात इलेक्ट्रिकल का, यहां पे आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में कौन से अलाइड ब्रांचेस दे सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अगर देखते हैं तो 25 वैकेंसी है, 25 वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल के लिए। और ब्रांचेस जो है वो सिर्फ डबल ई मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, डबल ई दे सकते हैं और ट्रिपल ई दे सकते हैं। अगर आप लोग ट्रिपल ई ब्रांच से है तो ट्रिपल ई ब्रांच भी अलाउड है, और वो किसके अंदर आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आ रहा है। अब और एक मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा जो चीज, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ईसी को लिया ही नहीं गया है। यहाँ पे ईसी है ही नहीं। तो बच्चों में मतलब ईसी ये कितना बड़ा ब्रांच है, इतने सारे बच्चे अप्लाई करते हैं गेट के लिए, आपने ईसी लिया ही नहीं। तो मतलब ठीक है, उसमें भी क्या कमेंट कर सकते हैं। तो ईसी दे आर नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल, मैं बार बार बोल दिया। ठीक है, ईसी का कोई एलिजिबल यहां पे है ही नहीं। अब आईएन में कौन कौन देंगे, जो कि कोर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से है, या तो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से अगर आप है, या आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है। ठीक है, तो यही ब्रांच वाले सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि कौन से ब्रांचेस और उसके कौन से अलाइड स्ट्रीम दे सकते हैं एग्जाम। और वैकेंसी का बात, तो देखिए इलेक्ट्रिकल और आईएन का वैकेंसी सेम है। तो वैकेंसी का नंबर मतलब ठीक है, आप बोल सकते हैं।
ये जो है आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। 93 अनरिजर्व को लेना है, 20 ईडब्ल्यूएस है, 49 ओबीसी है, 20 एससी है, 18 एसटी है। ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं आपका बीटेक में परसेंटेज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम आपका 60% होना चाहिए। ठीक है, 60% मार्क्स, मतलब आप अगर रफली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपने सीजीपीए को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, आप अपने सीजीपीए को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब क्या 7 इंटू 9 करेंगे तो ये 63%। तो मेरे को लगता है नियर अराउंड 6.75 से ऊपर वाले जो भी है सीजीपीए वो एलिजिबल है, मतलब। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा 6.75 इंटू 9 करके कि ये मेरे को लगता है 60% ही आता है। ठीक है, तो 6.75 से जितने भी ऊपर वाले हैं वो लोग एलिजिबल है। तो मिनिमम 50% मार्क फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है, और क्या 50% है एससी एसटी और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे तो ये सब तो ठीक है, मतलब ये आपको देना पड़ेगा कि आपने कन्वर्जन कैसे किया। ये एक रफ कन्वर्जन होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग मेथड होता है ना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट दे सकते हैं, स्टूडेंट इन फाइनल ईयर और सेमिस्टर दे सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का सीजीपीए अभी तक करंट, जिन लोगों का 6.75 से ऊपर एवरेज हो रहा है वो लोग भर दीजिए एकदम, मतलब इसको, है ना। और अगर आप 6.75 से नहीं भी है, नीचे है अगर आप, तो अगर आप थोड़ा सा नीचे है तो आप फिर फाइनल ईयर में मेहनत कीजिए। ठीक है, फाइनल ईयर में मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि 6.75 से ऊपर आए। लेकिन आप लोग भी फॉर्म भरेंगे, है ना, फॉर्म भरना है सबको। अगर आप लोग ऐसे नहीं कि मतलब 5 पॉइंट में हैं आप, 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट या 6 पॉइंट, तो फिर नहीं आप कर पाएंगे उतना, है ना, 2 सेमेस्टर में आप नहीं खींच पाएंगे। लेकिन अगर आप 6.7 है या 6.6 वाले हैं तो आप लोग भर सकते हैं। और आप लोग कोशिश करिए कि आपका जो भी जितने भी सेमेस्टर बचे हुए हैं उसमें आप मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंटर खींच पाए। ठीक है, अब शॉर्टलिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा, यहां पे आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ग्रुप टास्क होगा। ग्रुप टास्क मतलब जीडी ही होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जीडी होगा। तो जीडी का टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, क्या हो सकता है, एक बार एग्जामिनेशन हो जाने देते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जीडी क्या होगा। तो सीबीटी टेस्ट होगा, हमारा जीडी होगा, और क्या होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पर्सनल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब एग्जाम्स में। भले ही आपने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में एकदम मतलब फोड़ दिया हो, रैंक 1 लेके आए, लेकिन अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू अच्छा ना जाए तो बहुत चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जा सकते हैं, है ना। तो पर्सनल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए जो सीबीटी बेस्ड टेस्ट है ना, उसमें हमारा नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब एकदम इंजीनियर तो खुश हो गए, है ना, मतलब हम लोग सब मतलब जय हनुमान जी करके मतलब मारेंगे एबीसीडी, तो है ना। तो वो थोड़ा गलत हो जाता है, मतलब नो नेगेटिव है तो ठीक है, मतलब खुशी वाली बात है। ये तो थोड़ा सा ही खुशी वाली बात है। जो लोग पढ़ के नहीं जाएंगे वो जय हनुमान करेंगे, फिर भी गलत हो जाएगा, है ना उनका। तो एकदम ठीक है, मतलब ये ठीक है, हमारा नो नेगेटिव है, ये ध्यान देंगे। और 2 पार्ट में है एग्जाम जो है ना, ये देखिए इसको मैं मार्क करना भूल गया, 2 पार्ट में है। एक तो आपका जनरल एप्टी होगा, ठीक है, जनरल एप्टी होगा। जनरल एप्टी में क्या क्या है आपका, जनरल एप्टी में आपका क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज आ रहा है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, एप्टीट्यूड होगा, और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर में ही, मतलब ये हो जाए एक बार जनरल जो भी है बातें करना, इसके बाद हम लोग सिलेबस का बात करेंगे। और टेक्निकल और प्रोफेशनल में आपको गेट का पूरा सिलेबस पूछा जाएगा। क्यों पूछा जाएगा, क्यों मेरे को ऐसा लगता है, मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन मेरे को जहां तक लगता है पूरा गेट का सिलेबस पूछा जाएगा, इंक्लूडिंग मैथ्स वाला पार्ट, इंक्लूडिंग मैथ्स पार्ट आपको पूछा जाएगा टेक्निकल में, पूरा गेट का क्वेश्चन। तो ये मैं अभी सेकेंड पार्ट जो रहेगा ना वीडियो में, उसी में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि आपका क्या सिलेबस रहेगा और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। टेंटेटिव एक में बात करूंगा आप लोगों से, और मैं क्यों ऐसे बात कर पाऊंगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए एक जो इन्होंने सबसे बड़ा मतलब बॉटल नेक रखा हुआ है कि आपको हर एक सेक्शन का मिनिमम कट ऑफ क्लियर करना है, हर एक सेक्शन का मिनिमम कट ऑफ है। अब उसका भी बात कर लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन ईच स्टेजेस
दैट इज सीबीटी, ग्रुप टास्क एंड पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ये तो है, चलिए ठीक है मतलब, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में भी जो अलग अलग डिवीजन है उसमें भी आपको मिनिमम पास करना ही है, मिनिमम मार्क्स। ऐसे नहीं कि मतलब आप टेक्निकल में एकदम फोड़ दिए और जनरल एप्टीट्यूड में 0 है, ऐसा भी नहीं है, ये आगे लिखा हुआ है, मैं अभी दिखा रहा हूं मतलब, है ना। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ना आपका, जो आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट है, देखिए यहां पे उसमें आपको 85% वेटेज है। ठीक है, अगर 100 मार्क का पेपर आता है तो 85% मार्क्स जो होगा उसमें सीबीटी मार्क्स होंगे, मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मार्क जुड़ेगा। अब यहां पे देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन डोमेन सेक्शन। डोमेन सेक्शन मतलब क्या है आपको पता है? आपका जो इंजीनियरिंग वाला सिलेबस है, जो मैं अभी बोला गेट वाला जो सिलेबस है, इसमें आपको 50% मार्क मिनिमम लाना है ऑल कैटेगरीज। ठीक है, ऑल कैटेगरीज मतलब क्या? जो भी कैटेगरी वाले हैं, चाहे SC ST OBC आप अगर है क्या बोलते हैं EWS, सबको 50% मार्क लाना है। मिनिमम मार्क्स है 50%। आप अगर 50% से ऊपर मार्क नहीं लाए तो आप डिस्क्वाली हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको टेक्निकल में 50% मार्क लाना है, और उसके बाद आपको जनरल एप्टी और टेक्निकल मिला के 60% मार्क तैयार करना है। क्या बोला? आपका गेट वाले सिलेबस में आपको 50% तो लाना ही है, साथ में इन दोनों का क्यूमुलेटिव जो कि आपका सीबीटी टेस्ट है उसमें आपको 60% से ऊपर लाना है फॉर अनरिजर्व्ड EWS और 54% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। ठीक है, अब देखिए ग्रुप टास्क जो कि आपका जीडी है उसका वेटेज है कितना? 5% वेटेज दिया हुआ है, इन्होंने 5% वेटेज दिया है। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट रहता है, यहां पे देखा जाता है कि आप एक ग्रुप के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। वहां पे जाके मतलब नाराबाजी नहीं कर देना है ना, मतलब जीडी की बात करेंगे जब एक बार एग्जाम खत्म हो जाता है, कैसे एक प्रॉपर जीडी में आपका अप्रोच रहना चाहिए, आपको कैसे बात करना है, किस तरीके से बात करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मतलब एग्जाम खत्म हो जाने देते हैं, उसके बाद जीडी और पर्सनल इंटरव्यू की भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए ग्रुप टास्क में यहां जीडी में आपका 5% वेटेज आएगा, यहां पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40%। अगर 10 मार्क का जीडी होता है तो आपको 4 मार्क से ऊपर लाने ही पड़ेंगे, है ना। और अनरिजर्व्ड और फॉर अनरिजर्व के लिए 40% और 33.3% फॉर ऑल अदर कैटेगरीज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं इन 3 सेक्शनों में, आपका पर्सनल इंटरव्यू। आप भले ही ऐसा बहुत बार देखा गया है कि जो टॉपर होता है उसका पर्सनल इंटरव्यू में उससे नहीं क्लियर होता है, क्योंकि बहुत नर्वस हो जाते हैं, है ना। मतलब आप लोग सब फ्रेशर ही होंगे, तो मतलब इतने सारे पैनल के सामने जाके मतलब बहुत हम नर्वस हो जाते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी मैं टिप्स दूंगा आप लोगों को, जो भी टिप्स है। ठीक है, तो ये हम लोग सब एग्जाम के बाद बात करेंगे। तो पर्सनल इंटरव्यू भी मैं बात करूंगा, लगेगा तो मैं क्या करूंगा कि लाइव एक पर्सनल इंटरव्यू आप लोगों के लिए लेके आऊंगा कि कैसे बात किया जाता है। तो हम लोग उसमें लाइव में गूगल मीट में भी बात कर सकते हैं पर्सनल इंटरव्यू को लेके। तो जो जो लोगों को लगते हैं कि आप इंटरेस्टेड है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर हम लोगों को पर्सनल इंटरव्यू मतलब आप एक कंडक्ट कीजिए, तो मैं गूगल मीट में पर्सनली एक एक लोगों के साथ 10 से 20 मिनट इंटरेक्ट कर लूंगा। ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहां पे देखा जाता है कि आप कितने अच्छे स्मार्ट है, आप कैसे, अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता हो तो आप उसको हैंडल कैसे करते हैं, आप प्रेशर में कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके पर्सनल इंटरव्यू में देखा जाएगा। तो यही चीज इन्होंने लिखा है फाइनल स्कोरिंग में कि 60% जो भी है आपको चाहिए, मतलब ओवरऑल आपको 60% मार्क लाना है, ओवरऑल भी 60%। तो मतलब ठीक है, ये एक होना चाहिए। अब अगर मतलब सैलरी की बात कर लूँ, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब, तो मतलब सैलरी तो बहुत अच्छा है, आप लोग देख सकते हैं, मतलब खुशी वाला ईमो आ गया है यहाँ, सैलरी अच्छा खासा है। ठीक है, तो सैलरी लेके मतलब ठीक है, PSU है, सैलरी में कोई ऐसा दिक्कत नहीं होता है, सैलरी अच्छा है, तो इस पे बात इतना नहीं करते हैं। एक बार ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर मेडिकल टेस्ट भी करवाना है इनके हॉस्पिटल में। मतलब ये लोग क्या करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ इनका टाई अप होता है, वहां पे जाके आपको अपना फुल टेस्ट करवाना पड़ेगा, और अगर आप मेडिकल पास करते हैं तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब प्लेसमेंट और पोस्टिंग इसका बात नहीं करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी दे सकते हैं। अब प्रोहिबिशन और रिटेंशन, आपका प्रोहिबिशन पीरियड कितने दिन का रहेगा? आपका 1 साल का प्रोहिबिशन पीरियड रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है। मतलब अब कौन, मतलब समझ रहे, PSU का जॉब छोड़ के कौन जाएगा मतलब आज के डेट में, है ना। तो ठीक है, मतलब ये भी
अब रिजर्वेशन, कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, इसमें तो देखिए मैं कोई आप लोगों का हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं जनरल वाला हूं, तो मुझे इसमें इतना कुछ आइडिया नहीं है क्या फॉर्म और क्या ये सब, ये आप लोग खुद अपना देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, मेरे को नहीं समझ में आता है सब, है ना, तो मुझे नहीं पता। मतलब एप्लीकेशन प्रोसेस ये थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको पहले ही बोला है, कोई भी 15 अप्रैल तक का वेट नहीं करेगा, है ना। मतलब बैठे हुए 15 अप्रैल तक मजे ले रहे, दोस्तों से पूछ रहा है भाई तू भरा है क्या, भाई तू भरा है क्या, ऐसे नहीं करना है ना। आप सभी को आप अपना फॉर्म भरना है, अपना प्रिपरेशन करना है। हाँ, अगर दोस्तों के साथ भरना है भरिए, मतलब, लेकिन ये डेट से 2-3 दिन पहले तक भर लीजिए प्लीज, है ना। मतलब, और कहां से भरना है, ये आपका वेबसाइट है, या गूगल में डायरेक्ट HPCL रिक्रूटमेंट करिए, आ जाएगा एकदम, है ना। और एक चीज, मतलब सब लोग अपना मेल आईडी और मतलब मोबाइल नंबर अपना ही देंगे, ऐसे नहीं किसी दूसरे का ईमेल आईडी या एंजल प्रिया वाला ईमेल आईडी बना रहे हैं, है ना। मतलब लगा पता चला एंजल प्रिया डाल दिए और फिर उसका पासवर्ड भूल गए, तो वो सब काम नहीं करना है। सब लोग को अपना अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। और ये सब तो ठीक है, मतलब ऑनलाइन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चेंजेस विल बी एंटरटेन्ड, ये सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी मतलब मेरे को थोड़ा सा गलत लगा, है ना। मतलब थोड़ा गलत है, देखिए मैं किसी को भी नहीं बोलना चाहता हूँ। देखिए SC ST और फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन मतलब अनरिजर्व्ड OBC और भाई EWS को तो आप लोग मतलब नाम में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और आप उनसे मतलब पूरा फीस ऐंठ रहे हैं, ये थोड़ा गलत हो गया, है ना। मतलब ये थोड़ा मेरे को गलत लगा। मतलब एटलीस्ट EWS को तो आप मतलब माफ कर सकते थे, ये ऊपर वाले कैटेगरी में डाल सकते थे। मतलब फिर मतलब क्या हुआ EWS का, है ना। अगर आप उनको कोई मतलब फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहे हैं तो मतलब ये थोड़ा मेरे को गलत लगा, है ना। तो आप सभी लोगों को मतलब अनरिजर्व्ड OBC और EWS को 1180 रुपए भरने, 1180 रुपीज है इसका फॉर्म। मतलब एक तो थोड़ा खराब लगता है, मतलब, है ना, इतना महंगा फॉर्म। ठीक है, मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं ना। मतलब थोड़ा गलत लगता है, अब क्या करें। मतलब इस पे कोई कमेंट मैं नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को ये EWS वाला थोड़ा खराब लगा। मतलब नाम में है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और आप उनसे फुल फीस ले रहे हैं, मतलब क्या मजाक है क्या। थोड़ा सा मतलब समझना चाहिए था ये सब चीज़ों को। ये सब तो मतलब जनरल चीज़ है ना। मतलब अब ठीक है, अब इंडियंस ही भरेंगे, मतलब इंडिया में इतना पॉपुलेशन, अब थोड़ी ना मतलब बांग्लादेश वालों को बुलाएंगे कि आओ काम करो। तो ठीक है, ये सब जनरल है, इसमें कोई बात करने वाला बात नहीं है। एडमिट कार्ड देखिए, जो भी है ये सब आपको आपके इस पे आ जाएगा, क्या बोलिए, मेल आईडी पे आएगा और SMS भी आएगा इसका, है ना। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज तो कम ही चांसेस है, डिक्रीज हो सकता है ना। तो ये सब में भी इतना कुछ नहीं है। फाइनल ईयर मैं बोल दिया हूं, फाइनल ईयर में आपको जब आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, ठीक है, तब आपको देना पड़ेगा, है ना। रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने में मेरे को जहां तक लगता है 1 साल पूरा आप लोगों का लगेगा, है ना। 1 साल पूरा लग जाएगा। तो ये जो भी है मतलब इसका आपको मार्कशीट उस टाइम पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्या है, जो लोग मतलब SC ST और फिजिकली जो भी डिसेबल्ड कैंडिडेट्स है, इनको CBT टेस्ट के लिए भी रीइंबर्समेंट मिलेगा। और जो बाकी कैंडिडेट्स है, अगर आप इंटरव्यू में बुलाए जाते हैं तो आपको 3rd AC का रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो ये सब अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस है, इसमें कोई बात करने का नहीं है, फिर भी मैं मतलब बोल दिया। और फर्निशिंग ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन में लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बच्चे, एक चीज मैं बता देता हूं, बच्चे फर्जी वाला कुछ भी कुछ लेके आते हैं, है ना। तो वहां पे जो बैठे रहते हैं ना, वो लोग बहुत चालाक होते हैं। तो फर्जी वाला काम हमको नहीं करना है। अगर आप सच में मतलब आप एलिजिबल है तभी फॉर्म को भरिए, नहीं तो मत भरिए, क्योंकि वो क्या होता है, वहां पे आपको फिर अगर पकड़ा गए ना तो हाथ पैर पकड़ने पड़ेंगे, है ना। तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि सब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो वो काम हम कोई भी नहीं करेंगे, हम लोग गलत रास्ता नहीं करेंगे, ठीक है। गलत रास्ता बिल्कुल नहीं अपनाएंगे सक्सेस के लिए, हम लोग सही रास्ते से सक्सेस को लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं मतलब कि HPCL नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, सब होगा, सबके लाइफ में अच्छा होगा, ठीक है। अगर आप मेहनत करेंगे तो सबके लाइफ में अच्छा होगा। तो इस चीज का केयर करेंगे थोड़ा, है ना। मतलब कि कोई गलत सलत नहीं फॉर्म भरेगा, और तो बाकी बस ठीक है। अब मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कि सिलेबस का मेरे को कहां से पता चला। तो उसका थोड़ा बात करने से पहले मैं आपको सोर्स बता दूं कि मेरे को सिलेबस का कहां से। देखिए, मैं जब HPCL का सिलेबस किया ना, तो मुझे एक दूसरा पोजीशन मिला जो कि R&D ऑफिसर के लिए, MTech इन बायोटेक का, ठीक है। देखिए HPCL का वेबसाइट है, आप लोगों को दिख रहा है यहां पे। तो ये मेरे को मिला
इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है, मैंने वहां से इसका सोर्स उठाया है। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए एग्जाम आप लोगों का भी मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है इसी टाइप का एग्जाम होगा, है ना, क्योंकि बाकी सब क्राइटेरिया सेम है। तो अगर देखेंगे तो आपका देखिए जो आपका टेस्ट का ड्यूरेशन होगा ये 2.5 घंटे का होगा, है ना, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, 2.5 घंटे का एग्जाम। और टोटल मार्क्स जो कि सीबीटी बेस्ड होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 170 मार्क्स का होगा, ठीक है, 170 मार्क्स का होगा, जिसमें कि देखिए वर्बल, आपका जो वर्बल मतलब क्या, इंग्लिश में से 17 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क ईच, सब क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, है ना। एफटी से 34 क्वेश्चन, एफटी 34 क्वेश्चन, और ये इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्टिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग से 34 क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है ये 2 पार्ट, ठीक है, ये 2 पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब 68 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहां पे, तो इंपॉर्टेंट है मतलब ये। और आपका जो डोमेन मतलब आपका जो गेट का सिलेबस रहेगा, गेट या आपका इंजीनियरिंग का सिलेबस, ये आपके 85 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, 85 क्वेश्चंस आएंगे। टोटल आपका 170 मार्क्स का पेपर आ सकता है। अब ये आपका सिलेबस है, देखिए वर्बल में आपको क्या क्या पूछेगा, आर्टिकल, प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक, टू ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, ये सब दिया हुआ है। ये सब का जो भी रहेगा ना, मतलब ये पीडीएफ मैं क्या करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जिसका कि आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तो आप वहां ज्वाइन कीजिए मेरे ग्रुप में और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए एप्टी का सिलेबस तो कॉमन है एकदम, गेट वाला ही एप्टी है, ठीक है। तो मैं यहां तक इसीलिए आपको बोल रहा था कि पूरा गेट का सिलेबस है आपके पास। देखिए आगे क्यों मैथ्स भी आएगा ये भी बात कर रहा हूं, तो ये पूरा ही आप देख सकते हैं, इंग्लिश और एप्टी मिला के ये गेट का सिलेबस है। ये इंटेलेक्चुअल क्या है, पोटेंशियल टेस्ट, ये कुछ भी नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है। तो अब मैं नेक्स्ट जो हमारा ये सेशन आएगा ना एचपीसीएल वाले में, मैं जो नेक्स्ट सेशन लेके आऊंगा उसमें मैं बात करूंगा कि बुक्स कहां से देखना है, क्या बुक पढ़ना है, इसके लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या आपके रिसोर्स होने चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसका भी बात कर लेंगे, है ना। तो देखिए इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट में आपका वही सेम चीज जो कि लॉजिकल रीजनिंग में आता है, एलआर में, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिडक्टिव टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, है ना, फैमिली ट्री, एनालॉजी, इंडक्टिव लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशंस एंड पजल्स। तो ये पूरा जो है ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अब देखिए ये जो बायोटेक वाले थे ना, मैंने इनका गेट वाला सिलेबस देखा, बायोटेक का मैंने गेट का सिलेबस देखा, और इन्होंने जो भी दिया है ना ये पूरा गेट का हूबहू कॉपी किया है इन्होंने, ठीक है, हूबहू इन्होंने पूरा सिलेबस गेट का कॉपी किया है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि आपका जो सिलेबस रहेगा, देखिए मैथ्स भी इन लोग का अगर आप देखेंगे तो पूरा गेट का सिलेबस कॉपी हुआ है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग गेट का सिलेबस तैयार करना स्टार्ट कीजिए, साथ ही साथ ये डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल, इसका भी तैयारी स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर सेशन लेके आऊंगा, उसमें मैं किताबों का बात करूंगा कि आपको कहां से कौन से किताब से पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब का बात करूंगा। कौन से रिसोर्सेज आप देख सकते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हैं, सबका मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए। और एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा और आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं और भी इसमें इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक है वो भी मैं कवर करने का कोशिश करूंगा जितना मेरे से हो पाए, ठीक है। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।